मेरी माँ ने 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है, जिनमें से एक मैं हूँ और दूसरा है भय, यानी कि डर। जी हाँ दोस्तों, इस कथन को कहने वाले थे थॉमस हॉब्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स के बारे में, जिससे संबंधित आपकी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट में बहुत से प्रश्न आते हैं। तो चलिए समय को नष्ट न करते हुए जानते हैं थॉमस हॉब्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, तो देखिए, जीवन परिचय और परिस्थितियाँ। इनका जन्म 1588 ईस्वी में माल्मसबरी, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। हॉब्स ने स्वयं कहा था कि मेरी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, मुझे और भय को। यानी कि मुझे और भय को मेरी माँ ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। और ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कथन किसने कहा था? ये कहा था थॉमस हॉब्स ने। ये आपको याद रखना है। और ये है इनकी प्यारी सी फोटो। ठीक है। क्योंकि उनके जन्म के समय इंग्लैंड पर स्पेनिश आर्मेडा का आक्रमण होने वाला था और चारों ओर डर का माहौल था। इनका देश कौन सा था? इंग्लैंड था। जब ये पैदा हुए तो उस युग में क्या परिस्थितियां रहीं? तो देखिए, हॉब्स के समय इंग्लैंड में भयंकर गृह युद्ध चल रहा था। राजा और संसद के बीच सत्ता के लिए खूनी संघर्ष हो रहा था। इस अराजकता और हिंसा को देखकर हॉब्स के मन में यह बात बैठ गई कि शांति और सुरक्षा के लिए एक मजबूत और निरंकुश शासक का होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है इनके बारे में याद करना। आप आसानी से याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं इनकी विचारधारा क्या थी। जो थॉमस हॉब्स थे, महान दार्शनिक, उनकी विचारधारा क्या थी? तो देखिए, हॉब्स घोर भौतिकवादी और व्यक्तिवादी विचारक थे। वे राजा के दैवीय अधिकारों के समर्थक थे। ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये भौतिकवादी थे और व्यक्तिवादी थे, और वे राजा के दैवीय अधिकारों के समर्थक थे, समर्थक नहीं थे। ठीक है। दैवीय अधिकारों के समर्थक नहीं थे, बल्कि वैज्ञानिक आधार पर निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते थे। तो आपको याद रखना है, निरंकुश राजतंत्र का ये समर्थन करते थे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हॉब्स की प्रमुख पुस्तकों के बारे में, जिससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो देखिए, हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तकें जो किस प्रकार से हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो है लेवियाथन। कौन सी है? लेवियाथन, जिसको 1651 में प्रकाशित किया गया था। यह हॉब्स की सबसे प्रसिद्ध रचना है। लेवियाथन एक विशाल समुद्री राक्षस का नाम है, जिसे हॉब्स ने अपनी राज्य यानी कि संप्रभु की शक्ति का प्रतीक माना है। इस पुस्तक को तत्कालीन सरकार ने जला भी दिया था। जो संयुक्त सरकार थी, इस पुस्तक को जला दिया था। ठीक है। अब देखिए, दूसरी किताब है इनकी, जिसका नाम था डी सीवे। डी सीवे ये 1642 में लिखी गई थी। तो इनका सन भी आप याद कर लेना कि कौन सी पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई थी। तो इससे कभी कभी मिलान के लिए सवाल आता है। तो इसमें नागरिक और राज्य के संबंधों की चर्चा की गई है। उसके बाद किताब थी डी कॉरपोर। ये 1655 में प्रकाशित हुई थी। यह उनके भौतिकवादी दर्शन से संबंधित है। एलिमेंट ऑफ लॉ। एलिमेंट ऑफ लॉ जो बुक थी इनकी, ये 1680 में लिखी गई थी। और बेहेमोथ ये 1668 में लिखी गई थी। इसमें इंग्लैंड के गृह युद्ध का इतिहास है। ठीक है। इंग्लैंड के गृह युद्ध का इतिहास इसमें है। अब देखिए, अब हम जानेंगे हॉब्स की अध्ययन पद्धति क्या थी। तो देखिए, हॉब्स ने राजनीतिक विज्ञान को समझने के लिए वैज्ञानिक भौतिकवादी और ज्यामितीय यांत्रिक पद्धति का प्रयोग किया है। ठीक है। तो ज्यामितीय यांत्रिक पद्धति आपको याद रखनी है। तो ये किससे संबंधित है? ये थॉमस हॉब्स से संबंधित है। ठीक है। वे इतिहास या नैतिकता के आधार पर नहीं, बल्कि कार्यकरण संबंध के आधार पर राजनीति को समझते हैं। मानव स्वभाव पर विचार का थे इनके। हॉब्स ने मनुष्य के केवल नकारात्मक पक्ष को देखा। उनके अनुसार कुछ फैक्ट हैं, तो देखिए, उनके अनुसार मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, लालची, झगड़ालू, आत्म केंद्रित और भयभीत प्राणी हैं। उस समय जो हालात थे उसको देख करके इन्होंने अपने विचार दिए थे। मनुष्य हमेशा अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है और इच्छा उसकी मृत्यु के बाद ही समाप्त होती है। ठीक है।
मनुष्य केवल अपने सुख और सुरक्षा के बारे में सोचता है, उसे दूसरे से कोई सहानुभूति नहीं होती। तो ये बातें आपको याद रखनी है। सभी कथन किसके हैं? ये सभी थॉमस होब्स के कथन हैं। अब देखिए प्राकृतिक अवस्था के बारे में इनके क्या विचार हैं। राज्य बनने से पहले मनुष्य जैसा रहता था उसे होब्स ने प्राकृतिक अवस्था कहा है। ठीक है, अराजकता का काल। चूंकि मनुष्य स्वार्थी था इसलिए प्राकृतिक अवस्था सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी। ठीक है, सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी। ठीक है, यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस अर्थात माइट इज राइट का नियम लागू था। ठीक है, माइट इज राइट का नियम लागू था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसे संबंधित जो प्रश्न आए तो समझ जाना कि ये थॉमस होब्स का है। जीवन की स्थिति कैसी थी? होब्स के शब्दों में प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकी, दीन, अपवित्र, पाशविक और अल्पायु था। ठीक है, मतलब कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती थी। मनुष्य अपने लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए एक दूसरे से झगड़ालू थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। ठीक है, मतलब चारों तरफ भय का माहौल था, न्याय का अभाव था। इस अवस्था में न्याय, अन्याय, उचित, अनुचित या निजी संपत्ति कोई चीज नहीं थी। केवल भय और मृत्यु का डर हो भी था। केवल भय और मृत्यु का डर सबको लगा रहता था। प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। तो देखिए प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने की आज़ादी थी। इसे होब्स ने आत्म संरक्षण का अधिकार कहा। तो देखिए सवाल बनता है, आत्म संरक्षण का अधिकार किससे संबंधित है? तो ये थॉमस होब्स से संबंधित है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और यह थॉमस का, देखिए ये थॉमस होब्स का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक कानून के बारे में। अब प्राकृतिक कानून के बारे में इनके क्या विचार रहे हैं? तो देखिए होब्स ने कुल 19 प्राकृतिक कानूनों की चर्चा की है। इनमें सबसे प्रमुख नियम यह है कि शांति की खोज की जाए और उनका पालन किया जाए। लेकिन इन कानूनों को लागू करने वाले को शक्ति नहीं थी, इसलिए ये बेकार थे। ठीक है, कोई शक्ति नहीं थी जो इन नियमों का पालन कर सके। सामाजिक समझौता और राज्य की उत्पत्ति से संबंधित थॉमस होब्स के क्या विचार थे? तो देखिए प्राकृतिक अवस्था के डर और मृत्यु से बचने के लिए मनुष्य ने आपस में मिलकर एक सामाजिक समझौता किया। ठीक है, तो यानी कि प्राकृतिक अवस्था के डर और मृत्यु से बचने के लिए जो मनुष्य थे उस समय के, उन्होंने आपस में मिलकर के एक सामाजिक समझौता किया। समझौता किसके बीच हुआ? तो देखिए यह समझौता जनता ने आपस में मिलकर किया था। ठीक है, जनता ने आपस में मिलकर किया था। इसमें राजा का या शासक का कोई रोल नहीं था। ठीक है, अब देखिए समझौते का स्वरूप क्या था। जो समझौता आपस में लोगों ने किया उसका स्वरूप क्या था? हर व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, मैं अपने ऊपर शासन करने के अपने अधिकार इस व्यक्ति या जनसभा को सौंपता हूँ, बशर्ते तुम भी अपने अधिकार इसी तरह उसे सौंप दो। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका चैनल है मास्टर BSR, जिसमें आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो देर मत कीजिए, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। तो देखिए राज्य लेवियाथन का जन्म। तो देखिए इस समझौते के परिणाम स्वरूप एक सर्वोच्च शक्ति का जन्म हुआ जिसे होब्स ने लेवियाथन या संप्रभु कहा। यह राज्य पूरी तरह से निरंकुश था। कैसा था? निरंकुश था। संप्रभुता की क्या विशेषताएं थी? तो देखिए भाई, होब्स का संप्रभु यानी कि राजा या शासक अत्यंत शक्तिशाली है, निरंकुश और असीमित। संप्रभु शक्ति पर कोई कानून, धर्म या नैतिकता का बंधन नहीं है, वह स्वयं कानून का निर्माता है। ठीक है, ये राजा को शक्ति दी गई थी। अविभाज्य और अद्वैय। संप्रभुता को न तो बांटा जा सकता है और न ही किसी दूसरे को दिया जा सकता है। समझौते से ऊपर राजा समझौते का पक्षकार नहीं है, इसलिए वह समझौते की किसी शर्त से बंधा नहीं है
और ना ही उसका कोई विरोध कर सकता है। यानी कि राजा ने जो एक बार कह दिया तो कह दिया वही होगा, उसका कोई विरोध नहीं करेगा। ये थॉमस हॉब्स के विचार थे। अब देखिए न्याय के स्रोत क्या थे। राजा जो भी करेगा, ठीक है, न्याय के स्रोत, राजा जो भी करेगा वही न्याय होगा, उसके किसी भी कार्य को अन्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये थॉमस हॉब्स के विचार थे। ठीक है, अब देखिए जनता को विद्रोह का अधिकार था या नहीं। तो देखिए क्या जनता राजा का विरोध कर सकती है? हॉब्स के सामान्यतः विद्रोह के खिलाफ है, लेकिन हॉब्स जो हैं विद्रोह के खिलाफ हैं, लेकिन उन्होंने एक अपवाद दिया है। और वो क्या अपवाद दिया है वो देखिए, आत्मरक्षण का अधिकार। यदि राजा किसी व्यक्ति को अपनी जान लेने, अपने को घायल करने या अपनी जीवन सुरक्षा करने में असफल रहता है तो वह व्यक्ति राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर सकता है। चूंकि राज्य का निर्माण ही जान की रक्षा के लिए हुआ था, इसलिए राजा खुद जान लेने पर आ जाए तो समझौते का उद्देश्य खत्म हो जाता है। और यही हॉब्स के दर्शन में व्यक्तिवाद की शुरुआत है। ठीक है, तो यही व्यक्तिवाद की शुरुआत है। अब देखिए जो हॉब्स से संबंधित कुछ आलोचक थे, उनके विचारों की आलोचना करने वाले कुछ व्यक्ति थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके कोई आलोचक ना हो। आप समाज में खड़े हो जाइए, आप अपनी चार बात रखिए, तो देखना आपके आलोचक बहुत खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो आलोचनाएं बहुत ज़रूरी होती हैं। तो देखिए हॉब्स के आलोचक कथन, सबसे पहले हम बात करेंगे क्ले रेडन की। इन्होंने लेवियाथन पुस्तक को जला दिया था और कहा था कि मैंने कभी किसी ऐसी पुस्तक को नहीं पढ़ा जिसमें इतना राजद्रोह, देशद्रोह और अधर्म भरा हो। तो ये कैसा कथन था? यह क्ले रेडन का कथन है। तो इन्होंने इस पुस्तक को जला दिया था। उसके बाद हम बात करेंगे लोक के बारे में। तो लोक क्या कहते हैं? लोक ने हॉब्स की आलोचना करते हुए कहा था कि हॉब्स के समझौते से लोग चीते और लोमड़ियों के डर से बचने के लिए शेर के पिंजरे में शरण लेते हैं। शेर के पिंजरे में शरण लेते हैं, ये कहा था लोक ने। वाहन क्या कहते हैं? हॉब्स का लेवियाथन सेंट जेम्स के महल में रहने वाले राजा के स्थान पर केवल कारपोरेट राज्य का सिद्धांत है, ये कहा था वाहन ने। अब सी बी मैकफर्सन, इन्होंने हॉब्स को स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद का समर्थन कहा है। और देखिए परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। तो देखिए ये तथ्य बहुत आते हैं परीक्षा में। तो देखिए नंबर 1 क्या है? हॉब्स को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। ठीक है, सवाल बनता है कि किसको आधुनिक राजनीति का जनक माना जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा हॉब्स। ठीक है, क्योंकि उन्होंने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग किया। हॉब्स विधि संप्रभुता के प्रतिपादक हैं। किसके? विधि संप्रभुता के प्रतिपादक हैं। उनके अनुसार कानून संप्रभु का आदेश है। ठीक है, कानून संप्रभु का आदेश है। ये किसका कथन है? ये हॉब्स का कथन है। ये बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। आगे देखेंगे, हॉब्स व्यक्तिवादी हैं या समष्टिवादी? वे उद्देश्य से व्यक्तिवादी हैं लेकिन साधन से पूर्ण सत्तावादी अर्थात निरंकुशवादी हैं। ठीक है, लेवियाथन में धर्म और राज्य के संबंध में हॉब्स का मानना है कि चर्च की शक्ति पूरी तरह से राजा के या राज्य के अधीन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सब कुछ राजा के हाथ में ही होना चाहिए। अब देखिए रिवीजन के कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। परीक्षा में कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनको देख करके हम सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं। तो देखिए हॉब्स को पढ़ने के लिए, हॉब्स से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ मुख्य टिप्स हैं। तो देखिए हॉब्स का पूरा दर्शन 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। और वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? मनुष्य का डर, ठीक है, मनुष्य का डर, भय, ठीक है, यह आपको याद रखना है। और आत्म संरक्षण, जान बचाना, और निरंकुश राजा और लेवियाथन, ये शब्द आप याद रखिए। ये शब्द अगर आते हैं तो समझ जाना कि लेवियाथन के क्या नाम है, ये लेवियाथन के लेखक थॉमस हॉब्स के बारे में बातें हो रही हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। खासतौर पर इनके जो कथन है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि मेरी माँ ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जिनमें से एक मैं हूँ।
और दूसरा कौन है, भय। ठीक है, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में क्या था, अराजकता फैली हुई थी, चारों तरफ भय का माहौल था, एक दूसरे के लिए झगड़ा चला हुआ था, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के साथ मारामारी चल रही थी। तो उस समय का इन्होंने वर्णन किया है और अपने उसे देख करके अपने राज्य संबंधी विचार दिए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि थॉमस हॉब्स को लेकर हमने बनाई थी। उससे पहले भी हम 2 वीडियो बना चुके हैं प्लेटो और अरस्तु पर आधारित। यदि आपने वो नहीं देखी हैं तो उनको भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो परीक्षा के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी होंगी, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक मैंने डाल दिए हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही विचारकों के साथ में। अब कौन से रह गए हैं, जैसे कि हॉब्स हो गए हैं, अब आगे हैं लॉक और रूसो, अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।